पश्चिम, उत्तर, सीमांत एवं मध्य एशिया संबंधित नीति प्रमुख उद्देश्य देश की सुरक्षा, व्यापारिक हितों की रक्षा एवं कबीलाई जातियों का दमन करना। बाबर एवं हुमायूं ने काबुल, बसाह एवं कंधार पर अपना अधिकार स्थापित किया और उसे बनाए रखा। कंधार पर ईरान का बादशाह की अधिकार करना चाहता था। अंततः आने वाले वर्षों में मुगलों पर फारस ईरान के मध्य संघर्ष होता रहा। अकबर के काल में उज़्बेकों के विद्रोह एवं यूसुफ जई व रोशनिया जातियों के संयुक्त मोर्चे में टोडरमल ने परास्त किया। जहांगीर के काल में खुर्रम के विद्रोह के कारण 1622 ईस्वी में कंधार हाथ से निकल गया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में पुनः कंधार पर अधिकार कर लिया तथा बल्ख व बादशाह को अधिकार करने की सोची, लेकिन शाहजहां का यह अभियान असफल हो गया। इसके कारण ईरान में शाह अब्बास द्वितीय ने 1648 ईस्वी में कंधार पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने कंधार पर पुनः प्राप्त करने के प्रयासों पर रोक लगा दी और ईरान से पुनः राजनीतिक संबंधों की स्थापना की तथा इसके बाद ईरानियों एवं मुगलों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। मुगलों की सीमांत नीति उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रही। मुगल प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, सम्राट नागरिक सैनिक प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल सम्राटों ने खलीफा की शक्ति को स्वीकार नहीं किया और स्वयं को बादशाह घोषित किया। मंत्रिपरिषद निम्न प्रमुख विभाग तथा मंत्री थे। पहला वकील, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग था। वहाँ सभी विभागों व संपूर्ण साम्राज्य के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता था। बैरम खां अकबर का वकील था। उसके बाद यह पद महत्वहीन हो गया। दूसरा दीवान, यह वित्त मंत्री होता था। तीसरा मीर खफजी, सैन्य विभाग का प्रमुख। चौथा खान ए समा, राज परिवार व राजमहलों से संबंधित प्रबंध। पांचवा मुहत सिब, जनता के आचरण का निरीक्षण करना था। छठवां मीर आतिश एवं तोपखाने विभाग का प्रमुख। सातवां सदर उस सुदूर, धर्म विभाग का प्रमुख। आठवां काजी उल कुजात, न्याय विभाग का प्रमुख। धर्म एवं न्याय विभाग कभी कभी एक ही व्यक्ति को दिए जाते हैं। प्रांतीय प्रशासन, अकबर का साम्राज्य 15 प्रांतों या सूबों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत सूबेदार एवं नाजिम एवं सिपह सलार के अधीन होता था। निज़ाम की सहायता के लिए केंद्र की तरह राज्यों में भी दीवान, बख्शी, सदर, काजी, कोतवाल नगरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी एवं वाकी यानवीस होते थे। प्रशासनिक इकाई, प्रत्येक प्रांत कई सरकारों जिलों में विभाजित था। फौजदार जिले का प्रमुख अधिकारी था। उसकी सहायता के लिए आलम गुजार एवं भू राजस्व, एक तृण विद, पक्षी लेखक, अभिलेखों का एवं खजानदार, कोषपाल तथा काजी होते थे। सरकार परगनों में विभक्त थे। परगने का सिकदार था। उसकी सहायता के लिए आमिल, फातेदार एवं कानूनगो लेखक होते थे। न्यायिक प्रशासन, सम्राट न्याय का सबसे बड़ा स्रोत था। सम्राट के पश्चात केंद्र का प्रमुख काजी उल कुजात होता था। प्रांतों, सरकारों तथा परगने में भी काजी होते थे। न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित थी तथा दंड व्यवस्था कठोर थी। सैन्य व्यवस्था, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। मुगलों की सेना में 3 तरह की सेनाएं थी। प्रथम सीधे बादशाह के अधीन सेना, जो अवधी सेना कहलाती थी। दूसरे राज्य की ओर से नियुक्ति सैनिक, दाखिल सेना, इन्हें मनसबदारों के अधीन रखा जाता था तथा तीसरी, मनसबदारों की सेना।
मनसबदारी मुगलों की सैन्य एवं नागरिक सेवाएं मनसबदारी में संगठित थी। अकबर ने सर्वप्रथम 1574 ईस्वी में मनसबदार प्रथा का आरंभ किया। मनसबदार अरबी भाषा का शब्द है। मनसब से राज्य में व्यक्ति की पद स्थिति का निर्धारित होता है। मनसबदारी में दो पद थे, जात और सवार। जात व्यक्ति की हैसियत व सवार से आशय उनके अधीन घुड़सवारों से था। श्रेणियां 3 प्रकार की थी। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों में 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था, क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। जहांगीर ने मनसबदारों के सैन्य दायित्वों के संबंध में सिंह अस्पाह एवं अस्पाह लागू किया। मनसबदारी प्रथा का आरंभिक खलीफा बाबा सईद ने किया था। इसे चंगेज खान ने अपनाया था। यह दशमलव पद्धति पर आधारित व्यवस्था थी। मनसब के 66 वर्ग थे। 10 से लेकर 10,000 तक मनसब प्रदान किए जाते थे। अकबर ने काल में 5,000 से ऊपर मनसब केवल राजकुमारों को दिया जाता था, किंतु मानसिंह व अजीत कोका को भी 7,000 से मनसब दिए गए। मनसबदारों को उनके मनसब के आधार पर नगद वेतन प्राप्त होता था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए सैनिक अधिकारियों को सुसंगठित करना तथा साफ सुथरा प्रशासन लागू करना तथा जागीरदारी प्रथा के आदर्शों से बचाना था।